से ही हैं। अगर इस विवेकपूर्ण सिद्धांत को सीनेट समझ नहीं सकती, उसकी कदर नहीं कर सकती, तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि ऐसी सीनेट पिछड़ी हुई जातियों के हितों का संरक्षण कभी नहीं कर सकती। मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर हमील ने अपने भाषण के दौरान कुछ टिप्पणी की थी और मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं उनके बारे में बोलूं। हालांकि मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा था कि दलित वर्गों और पिछड़े वर्गों को सीनेट में अवश्य ही नामजद किया जाए, बशर्ते कि वे विश्वविद्यालय की कुशलता को बढ़ा सकें। मेरा ख्याल है उनका तर्क यह था कि अगर पिछड़ी हुई जातियों के लोग शिक्षा विशेषज्ञ हों तो उन्हें अवश्य बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट में सीटें दी जाएं। अब मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर हमील बयान करते समय यह बात बिल्कुल भूल गए कि इस सीनेट का सही काम क्या है। सीनेट विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी नहीं है। पिछड़ी हुई जातियों के किसी भी सदस्य ने कभी सिंडिकेट या विद्या परिषद में विशेष प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। मैं यह मानता हूँ और जितना मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर हमील समझते हैं उतनी ही अच्छी तरह समझता हूँ कि विश्वविद्यालय की इन दोनों संस्थाओं का संचालन निसंदेह विशेषज्ञ ही करते हैं और वही विश्वविद्यालय को चलाते हैं, परंतु मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूँ कि सीनेट तो एक विधायी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जिसका काम पिछड़ी हुई जातियों की जरूरतों को पेश करना और साथ ही उनके लिए आवश्यक सुविधाओं का सुझाव देना है। मेरे विचार से सीनेट बिल्कुल विधान परिषद की तरह है और इस परिषद में दलित वर्ग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति उन माननीय सदस्यों को हटाने के लिए नहीं की गई है जो सरकारी बेंचों पर बैठे हैं, बल्कि उनका एकमात्र काम सरकार को यह बताना है कि उन जातियों की क्या आवश्यकताएं हैं जो अभावों से ग्रस्त हैं। हम सिर्फ यह मांग कर रहे हैं और मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र तर्क करते समय यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि सीनेट का क्या काम है। महोदय, अब मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ। स्वराज पार्टी के मान्य सदस्यों की मांग है कि हमें प्रांतीय स्वायत्तता मिले। यह मांग स्वागत करने योग्य है, परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब 3/4 जनता अज्ञान के अंधेरे कुएं में पड़ी हो और अपने अधिकारों एवं दायित्वों से परिचित न हो तो स्वायत्तता की कैसे आशा की जा सकती है। 3/4 जनता के अज्ञान के अंधेरे में भटकने पर भी अगर स्वायत्तता मिल जाती है तो हमारी प्रतिनिधित्व पद्धति एक ढोंग होगी और उस स्थिति में समर्थ लोग गरीबों पर और शक्तिशाली लोग कमजोरों पर राज करेंगे। सचमुच यही होगा महोदय। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि अगर हम प्रांतीय स्वायत्तता चाहते हैं तो हमें 2 बातें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। एक, जो जातियां शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं उनके लिए हर एक तरह की आधुनिकतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए सब मार्ग खुले हों, जिससे वे नागरिकता के अधिकारों एवं दायित्वों को समझ सकें। दूसरे, उन जातियों के लिए सारे मार्ग खुले रखने के लिए जिससे वह आधुनिकतम शिक्षा प्राप्त कर सकें। वर्तमान स्थितियों में यह आवश्यक बन जाता है कि उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए।
महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। कल आपने आदेश दिया था जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ। आपके कल के निर्णय से मैं यह समझता हूँ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ठुकरा दिया गया है। अब उसके अनुसार मैं समझता हूँ कि सामान्य शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से खास समुदायों के मतदाताओं का संगठित होकर सदस्य को चुनने संबंधी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को ठुकरा दिया गया है। आपके निर्णय का मैं यह अर्थ निकाल रहा हूँ, उसके अनुसार अब हमें विश्वविद्यालय की किसी भी समिति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर प्रश्न पूछने नहीं दिए जाएंगे। परंतु मुझे नहीं लगता कि आपका निर्णय इतना विस्तृत है कि आप कह सकें कि जो 40 सीटें नामांकन के लिए आरक्षित रखी हैं उनके आवंटन के संबंध में हम कोई राय नहीं दे सकते। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों के पास अभी भी इस विषय पर प्रवर समिति में या दूसरे वाचन के समय बहस करने का मौका है। मैं अपने माननीय मित्र शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूँ कि वह इस संबंध में अपनी समापन टिप्पणी में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें, क्योंकि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि जब तक सीनेट में पिछड़ी हुई जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा, यह विधेयक हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता और मैं इसके विरुद्ध मत दूंगा। सेकंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, खंड 3 में अपना संशोधन प्रस्तुत करने से पहले मैं संशोधन में टंकक से जो भूल हो गई है उसे ठीक करना चाहता हूँ। संशोधन को इस प्रकार पढ़ा जाए: निगमित कॉलेज एक ऐसी संस्था है जिसका गठन और प्रबंध स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा उन विशेष विषयों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनके लिए पर्याप्त प्रबंध अन्य कॉलेजों में नहीं है, आदि। महोदय, मैं जिस संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह एक अनुवर्ती संशोधन है जो विधेयक के खंड 25 के मुख्य संशोधन के पारित किए जाने पर निर्भर है, जिसे मैं प्रस्तुत करूंगा। यदि यह संशोधन पास नहीं किया जाता है तो उस संशोधन को प्रस्तुत करना मेरे लिए जरूरी नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि खंड 25 के मेरे मुख्य संशोधन के पारित होने के बाद मुझे उस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। यदि मैं उस संशोधन को अब प्रस्तुत करता हूँ और बाद में मेरा मुख्य संशोधन अस्वीकृत हो जाता है तो सदन का समय नष्ट होगा। कॉलेजों के विश्वविद्यालय से संबंध। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 7 के मेरे संशोधन का प्रथम हिस्सा एक अनुवर्ती संशोधन है जो खंड 25 के संशोधन पर निर्भर है। महोदय, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि खंड 25 के संशोधन पर कार्रवाई पूरी होने तक उसे रोके रखा जाए। माननीय अध्यक्ष, मैं इसे रोके रखूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरा ख्याल है कि खंड 7 के मेरे दूसरे संशोधन के संबंध में माननीय मंत्री इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहेंगे कि क्या वह मेरे संशोधन में कोई और संशोधन कर सकते हैं जिसके लिए हम दोनों ही सहमत हों। माननीय अध्यक्ष, क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन पेश करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, खंड 7 का मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है: विधेयक में निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएं। 7 खा,
सरकारी कोष से सहायता अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा सिर्फ विश्वविद्यालय को ही मान्यता दी जाएगी और विश्वविद्यालय के माध्यम के सिवाय किसी भी कॉलेज को अनुदान राशि नहीं दी जाएगी। मैंने जिस संशोधन के बारे में नोटिस दिया है उसमें कॉलेज शब्द के बाद सिवाय शब्द जोड़ना चाहूँगा। यह टंकन की भूल की वजह से रह गया था। महोदय, इस संशोधन को प्रस्तुत करने के मेरे ये कारण हैं। नए अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय को शिक्षा प्रदान कराने की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक जिम्मेदारी डाली गई है। इस बात को मानना होगा कि विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज प्राथमिक संस्थाएं होंगी जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत व्यवहारिक रूप से ही शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। महोदय, मेरा कहना है कि अगर विश्वविद्यालय को कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा के कार्य संचालन को नियंत्रित करने के कुछ अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो शिक्षा के स्तर को कायम रखने के लिए विश्वविद्यालय को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। विश्वविद्यालय को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कॉलेजों और उनके शिक्षा के कार्य संचालन पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकार दिए जाने चाहिए। महोदय, वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के पास कॉलेजों पर नियंत्रण रखने का एक ही उपाय यह है कि विश्वविद्यालय कुछ नियुक्तियां करता है जिसे मेरी जानकारी के अनुसार निरीक्षक समिति कहा जाता है। समिति इन कॉलेजों का कुछ निश्चित समय के बाद दौरा करके निरीक्षण करती हैं और यह पता लगाती हैं कि उनकी प्रबंध व्यवस्था और साज सामान में क्या कमियां हैं। मेरे विचार में यह समिति श्री P.R. चिकौंदी नियमानुसार एक आपत्ति उठाना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के संशोधन की सही शब्दावली क्या है। माननीय अध्यक्ष, यह पढ़ा जा चुका है कि सिवाय शब्द जोड़ा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय, इन कॉलेजों पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण जिससे कि वह कॉलेजों पर अपने नियम लागू कर सकता है, इस निरीक्षक समिति की रिपोर्ट के द्वारा ही हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह निरीक्षक समिति कभी कभार निरीक्षण दौरे पर जाती है और कॉलेज के प्रबंध में पाई जाने वाली कमियों पर रिपोर्ट तैयार करती है। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय की अस्थायी समिति को प्रस्तुत की जाती है और स्थायी समिति निरीक्षक समिति द्वारा बताई गई कमियों के बारे में अपने विचार विद्या परिषद सिंडिकेट के समक्ष रखती है। इस समय विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों की नियंत्रण के लिए बनाए गए अनुशासन के नियमों को लागू करने के लिए बस इतना ही किया जाता है। मेरा कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर कॉलेज इस निरीक्षक समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय के पास सिर्फ एक ही प्रभावशाली अधिकार है कि वह इन कॉलेजों को असंबद्ध कर सकता है। महोदय, मेरा कहना है कि यह अधिकार बहुत कठोर है। यह अधिकार उन्मूलन का अधिकार है। वास्तव में व्यवहारिक रूप से विश्वविद्यालय के पास कॉलेजों की कार्यप्रणाली में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, कॉलेजों पर अपने नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली के अंतर